हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कवक और जो हमारे पादप जगत होता है, जिसके अंतर्गत हमारे शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो शामिल होते हैं, इन सभी के सामान्य लक्षणों के बारे में। और ये जो सामान्य लक्षण हैं, ये सारे के सारे हम MCQ के फॉर्मेट के अंतर्गत देखने वाले हैं। अर्थात जो हमारा टॉपिक है कवक और जो पादप हैं, उनके सामान्य लक्षण, उसके MCQ हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। और ये MCQ हैं, ये आपकी लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MCQ सोल्व करना आपके लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा आप MCQ सोल्व करेंगे, उतने ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप प्रश्नों को सही तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और जिसके अंतर्गत हम MCQ हैं वो देखने वाले हैं। ये सारे के सारे जो MCQ हैं, ये आपके PYQ के ऊपर आधारित हैं। और साथ साथ में जो बदलाव आजकल एग्जाम के पैटर्न में हो रहा है, परीक्षाओं के जो पैटर्न बदल रहा है, उसके अनुसार आपके यहां पर प्रश्न लाए गए हैं। इस कारण प्रश्नों को ध्यान से देखें। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो जरूर बताएं। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो, या कोई चीज में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के बारे में। और ये जो पहला प्रश्न है आज का, ये क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोल रहा है कि कवक है, कवक की कोशिका भित्ति होती है, वो काइटिन की क्यों बनी होती है? इसका मतलब यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि कवक जो होते हैं, इन कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि कवक जो होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और काइटिन वास्तव में क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है भाई? पॉलीसेकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यह काइटिन और कहां होता है? यदि आपको याद हो तो, इस काइटिन से जुड़ी हुई कोई चीज आपको याद आ रही हो और कोई चीज पता हो, तो काइटिन होता है ये हमारा ऑर्थोपोडा जो संघ होता है, ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं, उनका बाह्य कंकाल भी इसी का बना होता है। ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं, उनका बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का ही बना होता है। ये सारी बातें हमारे प्रश्न में दी हुई हैं। ये बोल रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की क्यों बनी होती है? इस काइटिन के कारण से इस कवक की कोशिका भित्ति में कौन सा गुण आता है? तो देखो, ये काइटिन होता है, हमने बोला कि इसका बाह्य कंकाल बनाता है और ये कठोर होता है। इसका मतलब यह हो गया है कि ये क्या करता है कि जैसे कवक के अंदर है, तो कवक को मजबूती प्रदान करता है। उसको क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो याद रखना, कवक को मजबूती प्रदान करता है। तो आपको ध्यान रखना काइटिन की क्यों बनी होती है? क्योंकि ये कवक को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन है मजबूती के लिए। हमें पता चल गया कि मजबूती प्रदान करता है, इसका मतलब यह बात है सही है। जल संरक्षण के लिए यह इसका कारण नहीं होता है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नहीं भाई। प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं, कवक प्रकाश संश्लेषण करते ही नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। क्यों?
क्योंकि ये काइटिन होता है, इसको क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। यहां से उससे जुड़ी हुई कुछ 2-4 चीजें आपके और समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम देखने वाले हैं दूसरा प्रश्न, जो हमारा किससे संबंधित है। देखो, ये ऐसे प्रश्न आपने एग्जामों में बहुत देखे होंगे। थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है। ये यहां पर मैं आपको लिख देता हूं। ये एक कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, और इन दोनों को आपको क्या करना है? मिलान करना है। इसमें पहले लिखा हुआ है स्पाइरो गायरा। दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो है लेमिनेरिया। तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जेलिडियम। चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वोल्वोक्स। और ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? उदाहरण हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? उदाहरण। अब यहां पर लिखा हुआ है भूरा शैवाल, फिर लिखा हुआ है हमारा हरा शैवाल, फिर लिखा हुआ है लाल शैवाल, और उसके बाद में लिखा हुआ है उपनिवेशी। तो अब यहां पर ये जो कॉलम ए है, इसके अंतर्गत जो नाम है उनको हमको कॉलम बी से मैच करना है। किससे मैच करना है? कॉलम बी से मैच करना है। जैसे स्पाइरोगायरा होता है, यह आपको ध्यान रखना है कि यह कैसी चीज है। क्या ये भूरा शैवाल है, या हरा शैवाल है, या लाल शैवाल है? तो स्पाइरोगायरा होता है, यह हमारा क्या होता है? हरा शैवाल होता है। इसके बाद में देखें तो लेमिनेरिया, ये लेमिनेरिया है, यह हमारा एक क्या है? भूरा शैवाल है। जेलिडियम, ये लाल शैवाल होता है। और वोल्वोक्स होता है, जो कि हमारा शैवाल है, ये कॉलोनी बनाकर रहता है। उपनिवेशी का मतलब कॉलोनी बनाकर रहने वाला। तो याद रखना कि वोल्वोक्स क्या रहता है? कॉलोनी बनाकर रहता है। अर्थात जो हमारा ये ए है, ये जो बी है, ये सी है, ये डी है। इधर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कौन से मैच करा है? ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 3 और डी के साथ 4। ये थोड़ा सा जो आपकी पीडीएफ बनी है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसकी वजह से ऐसा हो गया है। बाकी ये ऐसा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको मैच करना है। तो इसमें हमने मैच करके देखा, तो ये आपके कैसे आ जाएंगे कि स्पाइरोगायरा हो जाएगा वो हरा शैवाल हो जाएगा, लेमिनेरिया हो जाएगा वो भूरा शैवाल हो जाएगा, जेलिडियम हो जाएगा वो हमारा लाल शैवाल हो जाएगा, और वोल्वोक्स है वो उपनिवेशी अर्थात कॉलोनी वाला शैवाल हो जाएगा। तो ये बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ऐसे मिलान करने वाले प्रश्न हैं, ये भी एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3। और ये जो तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, ये क्या बोल रहा है? देखो, ये बोल रहा है कि माइकोराइजा में पौधे को क्या लाभ होता है? माइकोराइजा एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है। किस किस के मध्य में होता है? ध्यान से सुनो। माइकोराइजा को हम कवक मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कवक मूल। अर्थात ये कवक प्लस पादप होता है, उसका क्या है? एक
सहजीवी संबंध है, उसका सहजीवी संबंध है। इन दोनों के बीच में एक प्रकार का संबंध होता है, और ये जो सहजीवी संबंध होता है इसमें पादप को भी फायदा होता है और कवक को भी फायदा होता है। कैसे भाई? जैसे मान लो ये पादप है और ये पादप की नीचे की तरफ क्या है? जड़ें हैं, तो इनके साथ कवक होता है वो जुड़ा हुआ होता है, और इसी कारण इसे क्या बोल रहे हैं? कवक मूल भी कह रहे हैं। अब पादप तो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, और भोजन बनाता है। ये कवक प्रकाश संश्लेषण तो नहीं करता, पहली बात तो ये भूमि में है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। फिर क्या करता है? ये जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जल का अवशोषण करता है, जल अवशोषण, और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करता है और फिर किसको दे देता है? पादप को दे देता है। तो पादप को भी फायदा हो गया कि जल का और खनिज लवणों का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, और बदले में ये पादप इसको क्या दे देता है? भोजन दे देता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? सहजीवी संबंध होता है। किस किस के बीच में? पादप और कवक के बीच में। अब देखो ये बोल रहा है कि माइक्रोराइज, जैसे पौधे को क्या लाभ हुआ? तो पौधे को क्या लाभ हुआ? पौधे को जल मिल गया और क्या मिल गए? खनिज लवण मिल गए। तो देखो प्रकाश संश्लेषण तो पौधा खुद करता है तो ये तो फायदा नहीं है। जल मिल गया और क्या मिल जाता है? खनिज लवण मिले जाते हैं, इनके अवशोषण को एक तरीके से बढ़ा देता है। बाकी बीज का निर्माण तो पादप को खुद को ही करना पड़ेगा, वृद्धि भी उसको खुद को ही करनी पड़ेगी। तो कवक से क्या फायदा हुआ? पादप को जल अवशोषण और खनिज लवणों का क्या करवाता है? अवशोषण करवाता है। तो ये आपके प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें। इसके बाद में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या जो हमारा 4 है उसके बारे में। और ऐसे प्रश्न भी आपने एग्जामों के अंतर्गत बहुत सारे देखे होंगे। ये जो प्रश्न है इसमें एक क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रम, कि जो आपके कवक होते हैं उनके अंतर्गत लैंगिक जनन होता है। कवक में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, ठीक है। और उसके चरण होते हैं, उनका सही क्रम क्या है? उनके चरणों का सही क्रम क्या है? तो देखो कवक का जो लैंगिक जनन है, अब आप सबको पता है कि लैंगिक जनन हो रहा है तो इसमें नर और मादा युग्मक अर्थात गैमेट भाग लेंगे। नर और मादा, मेल और फीमेल गैमेट भाग लेंगे। तो ऐसे समझो ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये इसका केंद्रक है और ये इसका केंद्रक है। अब ये क्या करते हैं? दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद सबसे पहले इनका मिलता है जीव द्रव्य। क्या मिलता है इनका? जीव द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म। क्या मिलता है भाई? साइटोप्लाज्म। इस मेल गैमेट का नर युग्मक, और ये हो गया मादा युग्मक। ये भी अगुणित है और ये भी अगुणित है। सबसे पहले किसका मिलन हुआ? प्लाज्मा का, और प्लाज्मा के मिलन को कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोगेमी। गेमी का मतलब होता है मिलना, संलयन होना। तो सबसे पहले दोनों नर और मादा युग्मक के क्या मिल गए हैं? साइटोप्लाज्म है वो मिल गया है। तो पहली घटना हुई है क्या? प्लाज्मोगेमी। इसके बाद में नेक्स्ट घटना में क्या होगा कि दोनों केंद्रक में मिल जाएंगे। यहां पर देखो केंद्रक दोनों अभी अलग अलग थे, अब ये केंद्रक में मिल जाएंगे। और केंद्रक के मिलन को कहते हैं हम कैरियोगेमी। गेमी का मतलब तो हो गया मिलना और कैरियो का मतलब हो गया केंद्रक का, तो इसको बोल दिया कैरियोगेमी। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपका क्या हो गया है? ये जो
आपकी कोशिका बन गई है, इसके अंतर्गत दो केंद्रक मिल गए, ये एन और ये एन, तो ये बन गया 2n। लेकिन कवक होता है, इनका जो मुख्य शरीर होता है वो होता है अगुणित अर्थात गेमेटोफाइट। इसलिए इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। कहने का मतलब मियोसिस होगा। तो लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं आई, सबसे पहले नंबर पे आई प्लाज्मोगेमी, दूसरे नंबर पे आई कैरियोगेमी, और तीसरे नंबर पे आया हमारा अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस। और यही यहां पर पूछ रहा है कि कवक में लैंगिक जनन के जो चरण होते हैं उनका क्रम में क्या है। क्रम देखो, पहले में देखा है कैरियोगेमी, तो शुरुआत में कैरियोगेमी होगी क्या, नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर इसमें दे रखा है दूसरे में ऑप्शन में प्लाज्मोगेमी, तो हमने देखा पहला चरण प्लाज्मोगेमी है। दूसरा चरण कैरियोगेमी, हमने देखा कि कैरियोगेमी भी दूसरे नंबर पे होती है। तीसरा चरण है मियोसिस, अर्थात ये एकदम सही चरण है, पहले प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी और फिर मियोसिस। इसमें देखो मियोसिस पहले नंबर पे आ गया तो ये गलत हो गया, इसमें प्लाज्मोगेमी के बाद में मियोसिस आ गया तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत जो सही आंसर है, जो एक निश्चित क्रम है, वो हमारा क्या हो गया है, लैंगिक जनन का। किसके लिए, कवकों में पहले आ जाएगा प्लाज्मोगेमी अर्थात साइटोप्लाज्म का मिलना, दूसरे पे आ जाएगा कैरियोगेमी अर्थात केंद्रक का मिलना, और जब द्विगुणित हो गया तो अब मुख्य पादप होता है क्योंकि अगुणित, तो अब कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा अर्थात मियोसिस होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे 5वें नंबर का प्रश्न, और 5वें नंबर का प्रश्न है वो देखो, एस्परजिलस है, उसको अपूर्ण कवक कहा जाता है, या अपूर्ण कवक में क्यों रखा गया है। एस्परजिलस क्या है, एक कवक है, लेकिन इसको कहा जाता है अपूर्ण कवक। ये पूरा कवक नहीं है, क्योंकि कवकों में लैंगिक जनन होता है। कवकों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, लेकिन एस्परजिलस में लैंगिक जनन का पता नहीं लग पाया है। अर्थात इसकी लैंगिक जनन के बारे में अभी तक हमें पता नहीं है कि होता है या नहीं होता। बाकी कवकों का एक गुण है कि उनमें लैंगिक जनन होता है। अगर इसमें लैंगिक जनन होता तो इसको हम पूर्ण कवक मानते, लेकिन क्योंकि इसके अंतर्गत लैंगिक जनन नहीं होता है या अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है, इस कारण से आपको ध्यान रखना है एस्परजिलस को क्या कहा जाता है, अपूर्ण कवक कहा जाता है। तो यही कारण है, इसमें केवल लैंगिक जनन होता है, नहीं भाई लैंगिक जनन तो होता ही नहीं है, या होता भी होगा तो हमें पता नहीं है। अभी इसमें लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है, अभी तक हमें लैंगिक जनन का इसमें पता नहीं लग पाया है, और लैंगिक जनन नहीं होता, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण कवक कहते हैं। बाकी इसमें बीज नहीं होते हैं, यह भी कारण नहीं है, यह जल में रहता है, यह भी कारण नहीं है। तो इसको अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन के बारे में, इसके बारे में अभी तक पता नहीं। तो आसानी से यह प्रश्न समझ में आया होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी प्रश्न अभी तक आपने 5 प्रश्न देखे हैं वो आपके जरूर समझ में आए होंगे। आप पहले टॉपिक को जरूर पढ़ें, और यदि आपका पढ़ा हुआ है तो फिर आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। हम हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बाद में एमसीक्यू लेकर आते हैं, और क्योंकि अब हमारी एग्जाम में 10 से 15 दिन शेष रह गए हैं, तो अब से रोज आपको एक टॉपिक के ऊपर 20 से 25 एमसीक्यू रोज मिलने वाले हैं, और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस है वो बढ़ने वाली है। तो
रोज शाम 6:30 बजे आपको ये वीडियो है, ये मिलने वाले हैं। इस कारण वीडियो को जरूर देखें। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, और नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा प्रश्न संख्या 6। देखो, ये जो प्रश्न संख्या 6 है, ये है लाइकेन के बारे में, कि लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील क्यों है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति इतने अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं। हमें पता है कि लाइकेन क्या होता है, आपको पता होगा लाइकेन के बारे में। लाइकेन भी एक प्रकार का क्या है, सहजीवी संबंध है। क्या है भाई, सहजीवी संबंध। किस किस के बीच में होता है, यह होता है शैवाल प्लस कवक के बीच में। जैसे अभी हमने पढ़ा था माइकोराइजा, वो था पादप और कवक के बीच का सहजीवी संबंध। इसी प्रकार से लाइकेन होता है शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है। ये जो लाइकेन होते हैं, ये प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि जहां वायु प्रदूषण होता है, जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है या वायु प्रदूषण पाया जाता है, वहां पर ये नहीं उगते और ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ये वायु प्रदूषण के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ये जो लाइकेन होते हैं ज्यादातर किसी ठंडे स्थान पर या जो पेड़ की छाल वगैरह होती है, इनके ऊपर ज्यादा वृद्धि करते हैं और सीधा वातावरण से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि वातावरण में वायु प्रदूषण वगैरह फैल गया, तो प्रदूषण के कारण से इनका जो सीधा संपर्क वातावरण से था, तो प्रदूषण हो गया और प्रदूषण के कारण से ये क्या हो जाते हैं, एक तरीके से मरे जाते हैं। तो जहां पर भी प्रदूषण हुआ, वहां पर ये क्या होते हैं, अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वातावरण से सीधा क्या लेते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इनकी मोटी कोशिका भित्ति होती है नहीं, ये सीधे वातावरण से क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। कौन है? लाइकेन। और इसी कारण ये प्रदूषण वाले स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं उगते। तो ये आपको याद रखना, वो सीधे वातावरण से क्या प्राप्त करते हैं, पोषण। जल में रहते हैं नहीं, धीमी वृद्धि नहीं। तो आपको याद रखना है कि ये क्या हो गए हैं, लाइकेन के बारे में याद रखना है। सबसे पहली चीज, लाइकेन की 3-4 चीजें बता दी हैं। शैवाल प्लस कवक का सहजीवी संबंध है, प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण वाले स्थानों पर नहीं उगते हैं और वातावरण से सीधा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 7। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। स्पोरोफाइट, हिंदी में इन्हें हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट का गेमिटोफाइट अर्थात युग्मकोद्भिद। पर निर्भर होना क्या दर्शाता है। देखो, जो पादप आप देखते हैं नॉर्मली, जो आप एंजियोस्पर्म समूह के पादप देखते हैं, एंजियोस्पर्म, जो ज्यादातर पादप आप देखते हैं, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, गेहूं हो गया, जो भी पादप आप देख रहे हैं, जो नॉर्मली आपके एंजियोस्पर्म समूह के पादप होते हैं, इनका जो मुख्य शरीर होता है या मुख्य पादप होता है, वो होता है हमारा द्विगुणित। कैसा होता है? द्विगुणित। और द्विगुणित पादप को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद।
क्योंकि ये ऐसी संरचना है जिसके ऊपर बीजाणु उगते हैं या बीजाणु बनते हैं, अर्थात बीजाणुद्भिद होता है वो द्विगुणित होता है। और जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है मुख्य पादप के अंदर इनकी कुछ कोशिकाओं में, तो फिर उससे क्या बनती हैं, अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। और वो अगुणित कोशिकाएं वास्तव में युग्मक होती हैं। क्या होती हैं, युग्मक। तो जो अगुणित संरचनाएं बनती हैं उन्हें हम कहते हैं युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद, जो कि आपका कैसा होता है, अगुणित। तो सामान्य पादप होते हैं, उनका मुख्य पादप होता है, मेन पादप होता है, वो होता है द्विगुणित। और लैंगिक जनन के समय उनमें अगुणित संरचनाएं बनती हैं जिससे युग्मक बनते हैं, उसको हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद। इसका मतलब यह हो गया कि युग्मकोद्भिद किसके ऊपर आश्रित होता है, बीजाणुद्भिद के ऊपर आश्रित होता है। किसमें, उच्च विकसित पादपों में। उच्च विकसित पादपों में जो बीजाणुद्भिद है, अर्थात जो आपका युग्मकोद्भिद है, गेमेटोफाइट है, वो किस पर आश्रित होता है, स्पोरोफाइट पर आश्रित होता है। लेकिन जो शुरुआत वाले जीव हैं, जो कम विकसित जीव हैं, उनका मुख्य शरीर होता है वो कैसा होता है, अगुणित, अर्थात क्या हो गया, युग्मकोद्भिद। और इंग्लिश में बोले तो हमारा क्या हो गया, गेमेटोफाइट। और फिर उनके ऊपर कौन सी संरचनाएं विकसित होती हैं, द्विगुणित संरचनाएं विकसित होती हैं, अर्थात स्पोरोफाइट विकसित होती हैं। इसका मतलब जो पुराने जीव हैं, जो कम विकसित जीव हैं, उनके अंतर्गत ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं। तो क्या ये उच्च विकास को दर्शाएंगी या निम्न विकास को दर्शाएंगी? सबसे उच्च विकसित पादप तो आपके कौन से हैं, एंजियोस्पर्म, उनके अंतर्गत तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये उच्च विकास को नहीं दर्शाती हैं, ये निम्न श्रेणी के पादपों को दर्शाती हैं। ऐसी घटना निम्न श्रेणी के पादपों के अंतर्गत पाई जाती है, यह निम्न विकास को दर्शाती है, बाकी स्वतंत्रता को नहीं दर्शाती और बीज निर्माण को नहीं दर्शाती है। याद रखना कि जो छोटे निम्न श्रेणी के पादप होते हैं उनके अंदर ही आपका स्पोरोफाइट होता है, वो किसके ऊपर आश्रित होता है, गेमेटोफाइट पर। उच्च विकसित जीवों के अंतर्गत, उच्च विकसित पादपों के अंतर्गत उल्टा हो जाता है, गेमेटोफाइट आश्रित होता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट में आसानी से बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन संख्या 8। इसमें बोल रहा है द्विगुणन निषेचन, या इसे हम बोलना चाहेंगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन का महत्व क्या है? ये तो ऐसे मान के चल लो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोहरा निषेचन। ये जो दोहरा निषेचन होता है कौन से पादपों में होता है, ध्यान से सुनना। उच्च विकसित पादप, सबसे उच्च विकसित पादप कौन सा है, एंजियोस्पर्म। कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिसे हम बोलते हैं आवर्त बीजी। कौन से पादप होते हैं भाई, आवर्त बीजी पादप होते हैं। इनमें क्या होता है, देखो इनमें होता है बीजांड। इनके अंतर्गत क्या पाया जाता है, बीजांड। और जो बीजांड का विकसित होता है, बीजांड विकसित होता है, तो इसके अंतर्गत टोटल 8 कोशिकाएं, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह आपने पढ़ा होगा, यह बीजांड है हमारा। ये बीच वाली कोशिका है, ये तो होती है अंड कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, अंड कोशिका। इन्हें हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। ये तीनों जो होती हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रतिलेखन
व्यासांत कोशिकाएं, और इसे हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। तो ये बीजांड होता है किसका? एंजियोस्पर्म का, जिसमें कोशिकाएं कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये बीच वाली हो गई है 7। तो 7 तो कोशिका है। इसके बीजांड जब पूर्ण विकसित हो जाता है उसमें कितनी कोशिकाएं हो जाती हैं? 7। और केंद्रक बताओ मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्रक होते हैं। और ये 8 केंद्रक आपके कैसे हैं? अगुणित हैं, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन से बने हैं। अब क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है, जो पराग नलिका होती है, परागण के समय विकसित होती है, उससे 2 नरयुग्मक आते हैं। कितने नरयुग्मक आते हैं? 2। इनमें से एक नरयुग्मक तो इस बीच वाली कोशिका के साथ जुड़ता है। एक नरयुग्मक होता है बीच वाली कोशिका अर्थात अंड कोशिका के साथ जुड़ता है। यह क्या है भाई? ध्यान से सुनना, नरयुग्मक। तो एक नरयुग्मक इसके साथ जुड़ गया। नरयुग्मक और अंड कोशिका जब जुड़ते हैं तो इससे विकसित होता है युग्मनज, और यह हमारा वास्तविक निषेचन होता है, पहला निषेचन होता है। और इस युग्मनज से आपकी द्विगुणित कोशिका बन, वास्तव में ये युग्मनज है, ये कैसी कोशिका है? द्विगुणित कोशिका। तो पहला निषेचन हो गया है। अब इसके बाद में ये जो दूसरा नरयुग्मक बच गया है, ये इस नलिका की सहायता से कहां पहुंच जाता है? इनके पास, जो हमारी केंद्रीय कोशिका होती है इसके पास। और यहां जाकर अब आपकी केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक हो जाते हैं? 3। 2 तो ये बीजांड वाले और एक ये नरयुग्मक वाला, तो टोटल 3 केंद्रक हो गए। और यहां से आपका बन जाता है क्या? भ्रूणपोष। क्या बन जाता है भाई? भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष होता है, इसके अंतर्गत 3 केंद्रकों का संलयन हुआ है। कितने केंद्रकों का? 3। 2 केंद्रीय कोशिका के और एक नरयुग्मक का। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं त्रिसंलयन। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। तो बताओ कितनी बार निषेचन हुआ? पहला निषेचन हुआ आपका नरयुग्मक और अंड कोशिका, जिससे बना है युग्मनज। दूसरा निषेचन हुआ है आपका नरयुग्मक और किसका? केंद्रीय कोशिका का, और इससे आपका जो बना है वो बना है भ्रूणपोष। अब बताओ इसमें कितने केंद्रक थे? 1 2 3 एन केंद्रक हो गए। इस कारण ये संरचना कैसी हो गई है? 3n संरचना हो गई है। तो इस प्रकार से 2 बार निषेचन हुआ और साथ में एक घटना त्रिसंलयन की हुई है। तो ध्यान से सुनना, ये जो युग्मनज है ये तो आगे जाकर बनाएगा क्या? भ्रूण। आगे जाकर किसका निर्माण कर लेगा? भ्रूण का। और ये भ्रूणपोष है, ये इसको क्या प्रदान करेगा? पोषण प्रदान करेगा। किसको? भ्रूण को। तो भोजन की व्यवस्था पहले से की गई है। और ये हमारे एंजियोस्पर्म समूह की सबसे बड़ी विशेषता है कि 2 बार निषेचन होता है, साथ में एक त्रिसंलयन की घटना भी होती है। किसमें? एंजियोस्पर्म में। तो ये किस कारण होती है? इसका महत्व क्या हुआ? 2 बार निषेचन का क्या मतलब निकला? एक तो भ्रूण बना, साथ में उसको पोषण देने वाला भी बना। तो देखो इसमें क्या हुआ? केवल बीज बनना नहीं भाई, एंडोस्पर्म बनना। एंडोस्पर्म का मतलब होता है हमारा भ्रूणपोष, तो ये भी नहीं। इससे देखो भ्रूण भी बना और पोषण देने वाला, भ्रूण और पोषण देने वाला दोनों बने हैं। यही इसका क्या होता है? महत्व होता है। बाकी परागण इसका महत्व नहीं। तो याद रखना, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और यह घटना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह सबसे मुख्य घटना होती है। कौन सी घटना? इसे हम द्विनिषेचन
और क्या कहते हैं, त्रिसलियन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसे कहा जाता है, जो आवर्त बीजी पादपों की सबसे मुख्य विशेषता होती है। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 9। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 9, और यहां पर भी देखो मिलान करने वाला ही है थोड़ा सा। ये जो प्रश्न है, ये 2-3 प्रश्न मिलान करने वाले, उनके अंतर्गत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसमें देख लेना भाई। ये देखो पहला दिया हुआ है क्या, लाइकेन। हमारा कॉलम 1 है, इसके अंतर्गत पहले नंबर पे दिया हुआ है लाइकेन, दूसरे पे दिया हुआ है माइकोराइजा, तीसरे पे दिया हुआ है सेवाल, और चौथे पे दिया हुआ है हमारा क्या, कवक। बाकी ये संश्लेषण यहां पर समझना, प्रकाश संश्लेषण, अपघटक हो ही गया है, वायु प्रदूषण सूचक और जड़ प्लस कवक। अब आपको मिलान करना है। देखो लाइकेन उसमें से कौन से मैच कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि लाइकेन होते हैं, ये कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, और ये प्रदूषण के बहुत बढ़िया सूचक होते हैं। तो यहां पर देखो वायु प्रदूषण का सूचक लिखा हुआ है, इसका मतलब लाइकेन वाला किसके साथ मैच होगा, 3 नंबर के साथ। माइकोराइजा भी हमने पढ़ा था, ये पादपों की जड़ प्लस कवक का क्या होता है, कि सहजीवी संबंध होता है। तो यहां माइकोराइजा हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, जड़ प्लस कवक का। शैवाल देखो, शैवाल क्या कर सकता है, शैवाल हरे रंग के होते हैं और हरे रंग का वर्णक इनमें होता है। इस कारण ध्यान से सुनना, इस कारण शैवाल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बाकी कवक के बारे में देखें तो कवक क्या होता है, अपघटक के रूप में भी कार्य करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ए में कौन सा आ जाएगा हमारा, 3 नंबर, बी में कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर, सी में कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर, और डी में कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर। ये वाला जो ऑप्शन है ये ठीक होगा, 3, 4, 1, 2। ये नीचे एक ऑप्शन और था डी नंबर का, डी पे, वो यही ऑप्शन था। तो यही ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है पीडीएफ बनते समय, तो ज्यादा लोड ना लें, जो चीज है वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न संख्या 10। और जो प्रश्न संख्या 10 है उसको यदि हम देखें कि टेरिडोफाइटा पादपों का एक समूह होता है। पादपों के समूह तो आपको पता ही होंगे। सबसे पहले आते हैं शैवाल, और शैवाल को हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। फिर आते हैं शैवाल के बाद में ब्रायोफाइटा, फिर आते हैं हमारे टेरिडोफाइटा, फिर आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। और फिर आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म, जिन्हें हम कहते हैं आवर्त बीजी। ये 5 समूह होते हैं। तो ये कौन से समूह की बात कर रहा है, टेरिडोफाइटा की। कौन से समूह की बात कर रहा है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को प्रथम सहवनीय पादप कहा जाता है। क्यों? सहवन का मतलब इनके पास जल के परिवहन के लिए विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। और आप सबको पता होगा, पादपों में जल के सहवन के लिए जो उत्तक पाए जाते हैं उन्हें हम जाइलम और फ्लोयम कहते हैं। तो बीज बनाते हैं ये थोड़ी होगा, सहवन का मतलब इनके पास जाइलम और फ्लोयम होता है वो उपस्थित
होता है। बाकी जल में रहते हैं ये भी कारण नहीं है, फूल बनाते हैं ये भी कारण नहीं है। तो अब तक हमने टोटल 10 प्रश्न देख लिए। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा प्रश्न संख्या 11। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रश्न संख्या 11। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। साइकस, ध्यान से सुनना, साइकस एक पादप है, कौन से समूह में आता है? जिम्नोस्पर्म में आता है। साइकस को कोरोलोइड एक जड़ का प्रकार है। साइकस में कोरोलोइड जड़ होती हैं, उनका कार्य क्या है? सबसे पहले समझो ये कोरोलोइड जड़ होती क्या है। तो जो साइकस का पादप होता है उसमें भूमि के पास से, मान लो ये भूमि है, ये पादप है, इसका तना है, यहां से कुछ ऐसी जड़ें निकली होती हैं जो भूमि में जाती हैं, और ये जड़ें होती हैं, ये कोरल जैसी दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? कोरल या प्रवाल, जिन्हें हम कहते हैं प्रवाल, कोरल आप जानते होंगे, उनके जैसी दिखती है। इस कारण इन्हें कोरोलोइड जड़ें कहते हैं। और ये जड़ें होती हैं, ये हमारा क्या कार्य करती हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती। इन जड़ों में ध्यान से सुनना, इन जड़ों के अंतर्गत आपके नील हरित शैवाल होते हैं। क्या पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल। और जिसके उदाहरण है आपका एनाबिना नोस्टोक। कौन सी जड़ों में पाए जाते हैं? कोरोलोइड जड़ों में पाए जाते हैं। तो कोरोलोइड जड़ है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, जल अवशोषण का कार्य नहीं करती हैं। मुख्य रूप से किसका कार्य करती हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। बाकी वृद्धि भी मुख्य कार्य नहीं है, बीज निर्माण इनका कार्य नहीं है। तो ये हो गया है हमारा प्रश्न संख्या 10। ये साइकस के पादप जो कि जिम्नोस्पर्म समूह का एक पादप है उसके बारे में बता रहा था। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 12। वोल्वोक्स। वोल्वोक्स अभी हमने पढ़ा था, एक क्या होता है? शैवाल। वोल्वोक्स को संक्रमणीय रूप क्यों माना जाता है? वोल्वोक्स को संक्रमणीय रूप क्यों माना जाता है? देखो, शैवाल होते हैं, ये आपके एक कोशिकीय भी होते हैं और ये आपके बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी होते हैं। अब एक कोशिकीय शैवाल और बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं। यदि हम वोल्वोक्स को देखें तो ये एक कोशिकीय है। कैसा शैवाल है? एक कोशिकीय। लेकिन इसके जो शैवाल होते हैं, इसके जो प्रत्येक कोशिका होती है, प्रत्येक शैवाल होता है, वो आपका क्या होता है? जैसे ये शैवाल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठवां है, सातवां है, ऐसे कॉलोनी बनाकर रहता है। साथ साथ रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कौन? वोल्वोक्स। और क्योंकि अब देखो है तो ये एक कोशिकीय, लेकिन ये बहुकोशिकीय के जैसे बहुकोशिकीय में बहुत सारी कोशिकाएं साथ साथ रहती हैं, वैसे कुछ संबंध ये दर्शा रहा है। मतलब एक कोशिकीय से किस ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है? बहुकोशिकीय की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? संक्रमणीय कहा जाता है, या संक्रमणीय रूप माना जाता है। किसके और किसके बीच का? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता है? कॉलोनी। तो ये एक कोशिकीय है, ये बात तो सही है। एक कोशिकीय तो और भी होते हैं, बहुकोशिकीय है ही नहीं। ये कॉलोनी बनाकर रहता है। क्या बनाकर रहता है? कॉलोनी बनाकर रहता है। और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है?
संक्रमणीय रूप माना जाता है, बाकी ये परजीवी नहीं। तो ये थे हमारे प्रश्न संख्या 12। अब हम देखने वाले हैं आज का प्रश्न संख्या 13। ये पूरे ही ऐसे गड़बड़ हो गए हैं भाई, ऐसे जो थे। देखो, ये फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल, वास्तविक नाभिक नहीं, ये तीनों इस तरफ आएंगे। यहां पर है आपका फ्यूकोजेंथिन, दूसरा जाएगा हमारा क्लोरोफिल, ए और बी, तो हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। हरित शैवाल होता है, इसमें बताओ क्या पाया जाता है, हरे रंग का क्यों होता है? आप सबको पता होगा कि चाहे से हरे रंग के पादप हो या शैवाल हो, उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरे रंग के शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ये इससे मैच होगा। जो भूरे रंग का शैवाल होता है, ध्यान से सुनना, भूरे रंग का शैवाल भूरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपका फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है। एक वर्णक होता है भूरे रंग का, फ्यूकोजेंथिन, और इसी के कारण ये भूरे रंग के शैवाल होते। तीसरा है हमारा लाल रंग का शैवाल। और लाल रंग का शैवाल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत लाल रंग का वर्णक होता है कौन सा, फाइकोइरिथ्रिन। कौन सा होता है भाई, फाइकोइरिथ्रिन। तो तीन चीजें मिल गई। बाकी साइनोबैक्टीरिया होता है, जिन्हें नील हरित शैवाल करते हैं, इनके अंतर्गत वास्तविक नाभिक नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब यह हो गया है कि ये आपके शैवालों के अंतर्गत एक तरीके से शामिल नहीं किए जाते। तो ये कैसे मैच होगा, ए वाला मैच होगा 2 नंबर से। ए वाला 2 देखो भाई, एक तो इसमें है और एक इसमें है, बाकी ये दोनों तो हटा दो, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। बी वाला किससे मैच होगा, 1 नंबर से। इनमें देखो, बी वाले में 1 नंबर, बी वाले में 1 नंबर, इसका मतलब आगे देखना पड़ेगा हमें। सी वाला मैच होगा किससे, 4 से। तो इसमें तो सी पे 3 नंबर है, इस कारण ये तो कट जाएगा। इसमें सी का 4 नंबर है, इस कारण ये आ जाएगा। और डी वाला मैच होगा 3 से। कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। इसके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो 2-3 प्रश्न थे जो मैच करने वाले थे, ये थोड़े पीडीएफ में गड़बड़ हो गए हैं, बाकी इनको हमने सही कर लिया है। आपको समझना है, प्रश्न को ध्यान से देखना, हालांकि ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो टोटल 13 प्रश्न हो गए हैं भाई। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 14। लाइकेन में सहजीविता का आधार क्या है? अभी हमने पढ़ा हुआ है कि लाइकेन होता है कवक प्लस शैवाल का सहजीवी संबंध है। किस किस का संबंध है? कवक प्लस शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। तो इनका आधार क्या है? ये जो दोनों होते हैं, कवक होता है और शैवाल, ये कवक इसको लाभ पहुंचाता है और ये इसको लाभ पहुंचाता है, अर्थात दोनों को लाभ होता है। लाइकेन में कवक को भी लाभ होता है और शैवाल को भी लाभ होता है। कैसे भाई? जो कवक होता है ये क्या करता है, रहने की क्या देता है, जगह, अर्थात आवास उपलब्ध करवाता है। और शैवाल होता है ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, अर्थात क्या उपलब्ध करवाता है, भोजन। तो शैवाल बनाता है भोजन, दोनों बैठकर भाई खाते हैं, और कवक देता है जगह जहां पर ये दोनों रहते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह हैं, एक कमाने जाता है, दूसरा घर को संभालता है। ऐसे ही यहां पर है कि हस्बैंड वाइफ की तरह कि रहने की जगह मिल रही है और ये प्रकाश संश्लेषण अर्थात भोजन बना रहा है। तो दोनों का लाभ है।
परस्पर लाभ इनको प्राप्त होता है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन थोड़ी है दोनों के बीच में, इनके बीच में क्या होता है, परस्पर लाभ प्राप्त होता है। किसमें, लाइकेन में। परजीविता भी नहीं होती है, सह अस्तित्व मान सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन आएगा इसमें परस्पर लाभ। तो ये टोटल 15 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट देखो भाई, सॉरी 14 हो गए हैं। 15वें नंबर का प्रश्न हम देखने वाले हैं। ये लिख रखा है कि ब्रायोफाइटा, पादपों का एक समूह हमें पता है, ब्रायोफाइटा निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्यों? एक बात मैं आपको बताऊं कि जो ये ब्रायोफाइटा होता है इसे कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। क्यों भाई? क्योंकि ये स्थल पर भी रह सकता है प्लस जल में भी रहता है, स्थल और जल दोनों पर पाया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन वो किस पर आश्रित होता है? जल पर ही आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? जल पर। क्यों भाई? क्योंकि इसके जो नर युग्मक होते हैं ना, नर युग्मक वो कैसे होते हैं? चल बीजाणु होते हैं या चल युग्मक होते हैं, और वो जल की सहायता से तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो लैंगिक जनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती ही होती है। इसी कारण याद रखना, ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो बीज निर्माण के लिए जल थोड़ी चाहिए, नहीं। परागण के लिए जल नहीं, किसके लिए चाहिए? गतिशील मेल गैमेट के लिए, अर्थात नर युग्मक के लिए इनको जल की आवश्यकता होती। किसकी आवश्यकता होती है? गतिशील मेल गैमेट के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 15। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 16। देखो भाई, जिम्नोस्पर्म में बीजांड किस पर स्थित होते हैं? पादपों का एक समूह होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म या जिसे हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। अनावृत का मतलब इसे वैसे कहा जाता है, नग्न बीजी भी कहा जाता है। अब ये क्या है नग्न बीजी से मतलब क्या है? एक पादपों का समूह आपने सुना होगा आवर्त बीजी, अभी तो सुनाया था मैंने। इन्हें हम बोलते हैं आपके एंजियोस्पर्म। इसमें देखो बीज प्लस फल दोनों बनते हैं, बीज प्लस फल दोनों बनते हैं। बीज बनता है किससे? बीजांड से। फल बनता है किससे? अंडाशय से। अंडाशय से तो आपका क्या बनता है? फल। बीजांड से क्या बनता है? बीज। इनके अंतर्गत क्या होता है? केवल और केवल बीज बनता है, फल के अंदर नहीं पाया जाता। बीज होता है वो नग्न, तभी तो इसका नाम है नग्न बीजी। कहने का मतलब यह हो गया कि इनमें बीजांड तो होता है, बीजांड तो होता है, लेकिन अंडाशय नहीं पाया जाता। अब देखो, इनका बीजांड तो किसके अंदर उपस्थित है? अंडाशय में। अंडाशय के अंदर बीजांड है, तो जब भी निषेचन हो जाता है बीजांड से तो बन जाता है बीज, और अंडाशय से बन जाता है फल। इस कारण इनके जो बीज होते हैं, किसके बीज? आवर्त बीजी के, वो किस में पाए जाते हैं? फल में पाए जाते हैं। बीज किस में पाए जाते हैं? फल में। फल में घिरे हुए होते हैं, तभी तो इनको बोल रहे हैं आवर्त बीजी। अब इनके पास तो अंडाशय ही नहीं है, इसका मतलब बीज होते हैं वो नग्न रहते हैं। तो ये लगे कहां पर होते हैं? तो देखो, जिम्नोस्पर्म समूह के अंतर्गत आपके शंकु पाए जाते हैं, जिस पर नर संरचनाएं होती हैं उसे बोलते हैं नर शंकु, जिस पर मादा संरचनाएं होती हैं उसे बोलते हैं मादा शंकु। और
नर शंकु को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं और मादा शंकु को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। तो इसके जो बीजांड होंगे वो कहां होंगे? मादा शंकु पर लगे होंगे, अर्थात मेगा स्पोरोफिल पर लगे हुए होंगे। किस पर लगे होंगे? मेगा स्पोरोफिल पर। फल में तो होंगे ही नहीं, फल तो बनता ही नहीं है, पत्ती पर भी नहीं होंगे, जड़ पर भी नहीं होंगे। कहां होंगे? मेगा स्पोरोफिल या फिर मादा शंकु पर लगे होते हैं। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। तो सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई, प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री का उदाहरण है? ये तो एकदम से सिंपल प्रश्न आ गया कि हमारे पास जो अलग अलग तरीके के जो एंजियोस्पर्म समूह के पादप होते हैं वो या तो एक बीजपत्री होते हैं या द्विबीजपत्री होते हैं, बीज के आधार पर, बीज में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर। ये कैसे देखोगे? यदि आप बीज को तोड़ो और वो दो समान भागों में विभाजित हो जाए, इसका मतलब उसमें दो बीजपत्र हैं, और दो समान भागों में विभाजित नहीं हो तो वो एक बीजपत्री है। तो देखो, मटर होता है, ये आपका द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोट होता है। सरसों भी डाइकोट होता है, द्विबीजपत्री। आम भी डाइकोट होता है, द्विबीजपत्री। उनका जो बीज होता है बराबर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो बीजपत्रों से मिलकर बना होता है। अनाज ज्यादातर जो भी होते हैं, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये अनाज जो भी होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। तो ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा एक बीजपत्री का उदाहरण है? वो कौन सा आ जाएगा? गेहूं। बाकी ये कैसे हैं? द्विबीजपत्री। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 18। एंजियोस्पर्म का विकास सबसे अधिक सफल क्यों हुआ? हमारे चारों तरफ ज्यादातर जो पादप हम देखते हैं वो कौन से समूह के पादप होते हैं? वो होते हैं एंजियोस्पर्म समूह के। अब बताओ, देखो चारों तरफ क्या दिखता है आपको? आम का पेड़, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, खेजड़ी का पेड़, इसके अलावा हम देखें बाजरा, गंवार, जौ, मटर, मूंगफली, ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म होते हैं। तो चारों तरफ एंजियोस्पर्म समूह के पादप होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा विकसित हो गए। अन्य समूह के पादप उतने अधिक विकसित नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि एंजियोस्पर्म समूह के जो पादप होते हैं इनमें अनुकूलन की अधिक क्षमता पाई जाती है, अनुकूलन की अत्यधिक क्षमता होती है। और साथ साथ में अभी हमने पढ़ा था, इनके अंतर्गत बीज होते हैं वो फलों के अंतर्गत सुरक्षित होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि बीजांड से तो बीज बनता है और अंडाशय से फल, तो बीज और फल दोनों पाए जाते हैं किसमें? एंजियोस्पर्म। तो बीज नहीं होते, बीज तो होते हैं। इसमें देखो फल भी है और बीज भी है, और बीज फल के अंदर सुरक्षित पाए जाते हैं। जल पर निर्भर सरल संरचना ये इसके कारण नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 19। एक पादप का नाम सुना होगा आपने, पाइनस। पाइन या पाइनस। इसकी पत्तियां होती हैं वो सुई नुमा होती हैं। देखो, पाइनस है हमारा जिम्नोस्पर्म समूह का पादप। कौन से समूह का पादप है? जिम्नोस्पर्म। और ये जो पादप होते हैं ये ज्यादातर आपके पहाड़ी इलाकों, पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं। वहां पर पानी की वैसे ही कमी होती है, तो इनकी पत्तियां होती हैं वो सुई नुमा हो जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, जिससे कि जल की हानि को रोका जा सके। जल संरक्षण के लिए इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? सुई नुमा होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को रोकने के लिए नहीं, किसके लिए? जल संरक्षण के लिए इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? सुई नुमा होती। किसकी? वही पाइन अर्थात पाइनस की। और उसके बाद में आज का अंतिम प्रश्न और 20वें नंबर का प्रश्न, ये थोड़ा सा फिर कट गया है अभी, नेक्स्ट बार से सुधार करेंगे इसमें। 20वें नंबर का प्रश्न है, इसमें कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कि एंजियोस्पर्म में
वेसल्स अर्थात वाहिकाएं, एंजियोस्पर्म में वेसल्स अर्थात वाहिकाएं पाई जाती हैं। सही बात है। एंजियोस्पर्म होता है, उसके अंतर्गत जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, सहवन उत्तक होते हैं, उनमें वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। उसका कारण दिया हुआ है कि ये जल परिवहन को क्या बनाती हैं, अधिक कुशल बनाते हैं। जल परिवहन को क्या बनाती हैं, कुशल बनाती हैं, जल परिवहन को बढ़ाती हैं। ये बात भी सही है। और ये पहली वाली बात की क्या करती है, व्याख्या करती। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर है वो एक ही सही कारण को दर्शाता है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये जो 3-4 प्रश्न थे जो पीडीएफ में थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, अगली बार से इनको जो भी प्रश्न होंगे वो सही तरीके से आपको मिलेंगे। और बाकी ये जो प्रश्न थे 3 या 4 प्रश्न थे, उनको आपको कंप्लीटली सही करवा दिया है। और बाकी और प्रश्न भी आपने देखे होंगे। तो यहां पर आपने जो नया पैटर्न है उसके अनुसार प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। मिलान करने वाले प्रश्न भी मिले हैं, कथन और कारण के प्रश्न भी हैं, और नॉर्मली जैसे प्रश्न आते हैं वैसे प्रश्न भी आपको देखने को मिले। तो ये हमारे जो बॉटनी वाला जो पोर्शन है उसका पहला जो टॉपिक था हमारा, जिसमें कवक, शैवाल, लाइकेन, इसके अलावा आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म समूह के बारे में था, उनके सामान्य लक्षणों के बारे में था, उनसे संबंधित प्रश्न थे। ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम जो दूसरा टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर प्रश्न लेकर आने वाले हैं। इस कारण आगे आने वाले वीडियो को भी जरूर देखें। ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।